Hello everyone, welcome again. Today in this video, I am going to share a topic on cytogenetics. तो साइटोजेनेटिक्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये बुक जो है ये पाथफाइंडर मैं इसके लिए फ़ॉलो कर रही हूँ और CSIR नेट वगैरह ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेज के जो हैं वो पाथफाइंडर को फॉलो करते हैं। बहुत बेसिक बुक है। तो साइटोजेनेटिक्स के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ। साइटोजेनेटिक्स मीन्स साइटोलॉजी विद जेनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी भी क्रोमोसोम जो ह्यूमन के अंदर डीएनए में डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, उनके अंदर किसी तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ है या कोई हो सकता है किसी भी तरह की हम क्रोमोसोम के फंक्शन को जानना चाहते हो या उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहते हो। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के साथ जब हम डील कर रहे होते हैं तो उस ब्रांच को हम साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर लैंग्वेज में डेफिनेशन भी है, दैट इज़ अ क्रोमोसोम इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हमेशा जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए हमेशा हिस्टोन के अराउंड लाइक रैप करता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो बेसिकली उन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होती है और एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज़ क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन क्या होता है? बेसिकली एक न्यूक्लियर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो यही क्रोमेटिन जब हम न्यूक्लियोसोम जो हमारे मॉडल है, न्यूक्लियोसोम के मॉडल हैं, जब हम डीएनए की पैकेजिंग को स्टडी करते हैं तो उसी टाइम पे हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स आते हैं और हम देखते हैं कि जिस तरीके से क्रोमेटिन बन रहा होता है उसके बेस पे एक मेटाफेजिक क्रोमोसोम भी बनता है। मतलब सबसे पहले 11 नैनोमीटर का क्रोमोसोम बनता है, उसके बाद 11 नैनोमीटर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। उसके बाद वो 30 नैनोमीटर में कन्वर्ट होता है, देन 300 नैनोमीटर, देन 700 एंड देन 1400। तो 1400 नैनोमीटर जो होता है उस कंडीशन में हमारा डीएनए और प्रोटीन जो है वो इतने ज़्यादा कंडेंस हो चुके होते हैं कि अब हम उसको क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमारे डीएनए में क्रोमोसोम मिलते हैं, राइट? तो हमारे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम मिलते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हम उस क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर हो, क्रोमोसोम किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है या फिर कोई क्रोमोसोम में कोई किसी तरह की अबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, तो वो सब चीज़ें जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो हम साइटोजेनेटिक्स ब्रांच के अंदर उसको स्टडी करते हैं। और बेसिकली इसमें हम यूकैरियोटिक न्यूक्लियस को स्टडी कर रहे होते हैं, राइट? तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन कैरियोटाइप क्या होता है। तो ये आज मेन टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन कैरियोटाइप। देखो ये मोस्टली स्टूडेंट्स को बीएससी में एक प्रैक्टिकल भी होता है। मेरे पास अगर प्रैक्टिकल फाइल है तो होगी शायद, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी जो है हमें परफॉर्म करवाया गया था ये पूरा एक्सपेरिमेंट। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो ये टर्म है कैरियोटाइप और कैरियोग्राम और ईडियोग्राम, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो कैरियोटाइप की जो टर्म है ये सबसे पहले ISCN ने दी थी, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम फॉर ह्यूमन साइटोजेनेटिक नोमेनक्लेचर। जैसे हमारे पास ICBN है, ICZN है, ये नोमेनक्लेचर के लिए डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं या सोसाइटीज़ होती हैं जो इनको बनाती हैं, उनको एक नोमेनक्लेचर देती हैं। तो इसी तरह कैरियोटाइप के लिए भी ICSN है, एक कम्युनिटी जो बनाती है कैरियोटाइप, टर्म इन्होंने दी थी। तो इसमें क्या होता है कि आप एक कैरियोटाइप बनाते हो और ये कैरियोटाइप का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो क्रोमोसोम है उसकी हर एक प्रॉपर्टी को आप स्टडी करोगे कि वो क्रोमोसोम का साइज़ कितना है, क्रोमोसोम का टिप कैसा है, क्रोमोसोम में किसी तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या क्रोमोसोम में जो है वो हमारे पास ऑलरेडी हमारी बॉडी में था या हमने एक्वायर किया है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें स्टडी करोगे। तो सबसे पहले ईडियोग्राम क्या होता है? ईडियोग्राम होता है कि आप एक पेपर लेते हो और पेपर पे आप क्या करते हो, अपने जो क्रोमोसोम्स हैं, जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं उनको अरेंज करते हो। अरेंज कैसे करते हो? उनकी लेंथ के बेस पर और उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर। जब आप उनको क्या कहते हैं, अरेंज करते हो, तो हम उसको बोलते हैं ईडियोग्राम, राइट? तो यहाँ पे भी ये लिखा है दैट द टर्म ईडियोग्राम इज यूज्ड टू रेफर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप का मतलब है क्रोमोसोम से रिलेटेड सारी चीज़ों को स्टडी करना हम कैरियोटाइप बोलते हैं, और उन क्रोमोसोम को अरेंज करना डायग्रामेटिकली, उनकी रिप्रेजेंटेशन को हम ईडियोग्राम बोलते हैं। एंड व्हाट इज कैरियोग्राम? कैरियोग्राम इज यूज्ड टू रेफरेंस a systematic array of metaphasic chromosome prepared either by drawing, डिजिटाइज्ड इमेजिंग और बाय फोटोग्राफी। मतलब एक एक पेपर लो आप और उस पर आप क्या करो, क्रोमोसोम के जो क्रोमोसोम्स हैं आपके
उनको अरेंज करो। ठीक है, क्रोमोसोम आप एक कंप्यूटर मतलब प्रैक्टिकल में जब हमसे करवाया जाता है, हमसे करवाया गया था उस टाइम पे हमने क्या किया था, बेसिकली हमने कंप्यूटर स्क्रीन से अपना एक प्रिंट निकलवाया था जिस पे हमारे पूरे जो क्रोमोसोम्स थे वो सारे थे। उसके बाद वो इरेगुलर मैनर में अरेंज थे जब हमने उसको कंप्यूटर से निकलवाया था। उसके बाद हमने उसको रेगुलर मैनेज में अपने पेपर पर एक सेपरेट पेपर पर हमने उनको अरेंज किया था, उनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर, उनकी लेंथ की बेस पे। सबसे ज़्यादा लंबी लेंथ वाली जिन जो थे वो सबसे आगे रखे थे और जो सबसे छोटे थे वो एंड में रखे थे। तो ये एक पूरा मेथड होता है इसको अरेंज करने का, उसको हम कैरियोग्राम बोलते हैं। और उसको हम ईडियोग्राम बोलते हैं कि हम उसको एक इस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा का पूरा एक ग्राफ मैनर में है, तो हम इसको बोलेंगे ईडियोग्राम। हमने इसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर दिया है। और कैरियोग्राम होता है जब हम उसको लाइक प्रिपेयर करते हैं, मेटाफेज कंडीशन में जो क्रोमोसोम होते हैं उनको अपने पेपर पे अरेंज करते हैं, उस चीज़ को हम कैरियोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है कि ह्यूमन कैरियोग्राम इंक्लूड्स द पिक्टोरियल अलाइनमेंट ऑफ ऑल द मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेज एक ऐसी कंडीशन होती है माइटोसिस में जहाँ पे हम क्रोमोसोम को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही है कि ह्यूमन कैरियोग्राम इंक्लूड पिक्टोरियल अलाइनमेंट ऑफ ऑल द मेटाफेजिक क्रोमोसोम अरेंज्ड इन होमोलोगस पेयर अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग लेंथ एंड पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। इस प्रोसेस जब हम करते हैं, इस प्रोसेस के करने को हम कैरियोग्राम बोलते हैं। लेकिन जब ये डायग्रामेटिक हमें रिप्रेजेंट हो रहा है और जब या फिर हम किसी स्क्रीन पर इसको डायग्रामेटिकली देख रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम ईडियोग्राम बोलते हैं। और इस पूरे मेथड को जहाँ पे हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम कैरियोटाइप बोलते हैं, जिसको ISCN ने दिया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि ये मेल की जो है प्रोफाइल है कैरियोटाइप की और ये फीमेल की प्रोफाइल है। आप सबको पता है कि 22 हमारे अंदर ऑटोसोम्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में। सिर्फ एक पेयर ऐसा होता है क्रोमोसोम का जो डिफरेंट होता है। इन फीमेल इट इज़ XX क्रोमोसोम एंड इन द मेल इट इज़ XY क्रोमोसोम। और Y क्रोमोसोम सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। और जो हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये कुछ एब्रीविएशंस हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। लाइक P जो होती है क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म होती है। आप यहाँ पे अगर देखोगे ना ध्यान से, ये देखो, लाइक अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 2 की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये इसकी जो छोटी आर्म है इसको हम P आर्म बोलेंगे, इसकी जो बड़ी आर्म है इसको हम Q आर्म बोलेंगे, और जो सेंटर में है ये वाली पॉइंट जो आप देख रहे हो ये कंस्ट्रिक्शन, इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होता है। और अगर यहाँ पे टॉप पे जहाँ पे टीलोमियर है वहाँ पे हम एक और कंस्ट्रिक्शन देखते हैं तो उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और वो नोर को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे राइबोसोमल RNA बनते हैं। और उसके ऊपर एक और DNA अगर होता है तो उसको हम सैटेलाइट DNA बोलते हैं, जिसमें टेंडम रिपीट्स होते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ एक नॉर्मल सी मेटाफेजिक क्रोमोसोम के आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होती है। और अगर आप देख रहे हो तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। हम इसलिए इसको स्टडी करते हैं ताकि हम किसी डिजीज़ का भी पता लगा पाएँ। लाइक अगर हमें 21 क्रोमोसोम मान लो एज्यूम करो कि अगर हमें 21 क्रोमोसोम में एक सिंगल क्रोमोसोम दिखाई देता है तो हम बोल देते हैं कि क्या ये कौन सी डिजीज़ है, इट इज़ अ डाउन सिंड्रोम। इसी तरह अगर हमें ट्रिपल टाइम पे कोई क्रोमोसोम दिख जाता है, मुझे रिमेंबर नहीं है वो कौन से क्रोमोसोम में होता है, बट अगर वहाँ पे 3 बार हमें सेम कॉपी दिख जाती है क्रोमोसोम की तो हम उसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोल देते हैं। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी क्रोमोसोम की मोनोसोमी हो गई है या ट्राइसोमी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें अब नॉर्मेलिटीज़ में काउंट होती है और ये सब हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे आर्म के बारे में देखना, P आर्म और Q आर्म, इनका डिलीशन हो सकता है, इनका इन्वर्जन हो सकता है। डिलीशन के टाइम पे हो सकता है कोई आर्म यहाँ से कट जाए, क्रोमोसोम का कोई पार्ट कट जाए। एडिशन के टाइम पे हो सकता है किसी और क्रोमोसोम का कोई पार्ट यहाँ पे आके जुड़ जाए। इसी तरह इन्वर्जन में हो सकता है कोई क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर है वो उल्टी हो जाए, मतलब कि चेंज हो जाए, अपोजिट मैनर में हो जाए। और इसी तरह और भी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे यही सिंबल रिप्रेजेंट किए गए हैं। P आर्म शॉर्ट आर्म जिसकी फुल फॉर्म है पेटिट, Q का मतलब है क्यू लॉन्ग आर्म। 13P अगर लिखा हुआ है कहीं पे इसका मतलब है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13Q लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 13। डेल मीन्स डिलीशन, डेल 2 मतलब डिलीशन इन क्रोमोसोम नंबर 2। DUP मतलब डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन 1 यानी कि डुप्लीकेशन इन क्रोमोसोम नंबर 1। इसी तरह
इन्वर्जन, INV मीन्स इन्वर्जन, INV4 यानी कि इन्वर्जन इन क्रोमोसोम नंबर 4, T मीन्स ट्रांसलोकेशन, T2 और 5 मतलब 2 और 5 के बीच में जो है ट्रांसलोकेशन हुआ है। TEL का मतलब टीलोमियर, CEN का मतलब सेंट्रोमियर, दैट इज द पोजिशन वेयर माइक्रोट्यूबुल्स अटैच एंड द क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द माइटोसिस कंडीशन। ओके, प्लस एंड नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, इंडिकेट गेन और लॉस ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। पॉजिटिव मतलब हम गेन कर रहे हैं, नेगेटिव मतलब लॉस कर रहे हैं। 2 क्यों नेगेटिव, दैट इज डिलीशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 2। तो टीजो एंड लेविन जो स्वीडन के थे, उन्होंने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन सेल में 23 पेयर्स ऑफ 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 ऑटोसोम्स होते हैं फीमेल में और मेल में जो कि सेम होते हैं, और एक लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है पेयर होता है, दैट इज 6 क्रोमोसोम, जो कि मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। और लार्जेस्ट ऑटोसोम नंबर 1 का जो ऑटोसोम है वो लार्जेस्ट होता है, और स्मॉलेस्ट जो होता है वो 21 क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है। अरेंजमेंट जब हम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो डेनवर सिस्टम को हम फॉलो कर रहे होते हैं। उसमें हम देखते हैं कि कौन से जो मेटासेंट्रिक हैं वो कौन कौन से हैं डियोग्राम में, और उनका साइज़ कैसा है। सब मेटासेंट्रिक कैसे हैं, एक्रोसेंट्रिक कौन कौन से क्रोमोजोम है, कौन सा पेयर मेटासेंट्रिक है, कौन सा एक्रोसेंट्रिक है, उनका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लेना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें बहुत ईजिली मैंने चीज़ें समझाई हैं। ये एक बेसिक वीडियो है, आपको पसंद आएगी। एक बार आप इन चीज़ों को पढ़ लेना जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रही हैं अच्छे से। पाथफाइंडर में ये आपको इजीली मिल जाएगी, और ये टॉपिक बहुत ही इजी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए। अगर आप क्रोमोसोम के आगे की स्ट्रक्चर को समझना चाहते हो, DNA पैकेजिंग वगैरह समझना चाहते हो, तो ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे बताती हूँ, क्रोमोसोम बेंडिंग के बारे में बताऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।